हेलो एवरीवन। जैसे कि प्रीवियस टाइम हमने चालू किया था स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पार्ट 1 खत्म किया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2। प्रीवियस टाइम का आपको थोड़ा सा पता होगा, हमने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग हीट, टेम्परेचर, यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, theory related to heat, theory related to temperature and conversions of temperature। ठीक है, तो उसी चीज को थोड़ा हम यूज भी करेंगे और यहाँ पे आप देखते रहिए। स्टार्ट कर रहे हैं विद द थर्मल एक्सपांसन। पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है विद द थर्मल एक्सपांसन। जैसे कि हम सबको पता है ऑलमोस्ट ऑल द सब्सटेंस एक्सपांड ऑन हीटिंग। ये कल भी बात हुई थी कि अगर टेम्परेचर रेज हो रहा है तो फिर मॉलिक्यूल्स की मोशन भी क्या होगी, चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा और हीट भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि कल हमने डिस्कशन किया था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स का मोशन क्या होगा, मोशन भी इंक्रीज होगा। देन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी और हीट भी क्या होगी, इंक्रीज होगा। ड्यू टू द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन हीट क्या हो रहा है, एवरी सब्सटेंस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर दिखाई गई हुई है जिसपे इनिशियली टेम्परेचर को दिख रहा है और मोलिक्यूल्स में स्पेस दिखे बिटवीन टू मोलिक्यूल्स। टेम्परेचर रेज हो रहा है, बिटवीन टू मोलिक्यूल स्पेस दिखे, टेम्परेचर और इंक्रीज हो रहा है, मोलिक्यूल्स का स्पेस और बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ सब्सटेंस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज इंटरमोलेक्युलर स्पेस क्या होगा, इंटरमोलेक्युलर स्पेस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पता चल रहा है। सो यहां पे हम 3 टाइप का थर्मल एक्सपांशन लेने वाले हैं। नंबर 1 लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन। नंबर 2 एरियल एक्सपांशन और नंबर 3 वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है, नंबर 1 लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, एक्सपांड मीन्स व्हाट, बढ़ना। तो कहां पे लिनियरली हमें एक्सपांड करना है, तो दैट मीन्स अगर एक काम करते हैं, एक रोड लेते हैं हैविंग अ इनिशियल लेंथ L नॉट एट इनिशियल टेम्परेचर T 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन में मैंने लिया हुआ है कि भाई इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू, इनिशियल टेम्परेचर कितना लिया गया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस। एट दैट टेम्परेचर लेंथ ऑफ द रोड इज इक्वल टू L नॉट। दिस इज द इनिशियल लेंथ। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू चेंज, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या होगी, लेंथ इंक्रीज होगी, क्योंकि यहां पे लिनियर एक्सपांड करना है। तो लेंथ कितना होगा, L एट सपोज दैट T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है और फाइनल लेंथ हो रहा है L इज इक्वल टू फाइनल लेंथ। ठीक है, तो इनिशियली लेंथ कितना था L नॉट, फाइनल लेंथ कितना आया L। कहां पे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं उसके साथ साथ अगर जो लेंथ इंक्रीज हो रही है उसको हम बोलेंगे लिनियर एक्सपांशन। उसको क्या बोलना है हमें, लिनियर एक्सपांशन। सो तो बाय दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज अ सी, चेंज टेम्परेचर चेंज हो रहा है डेल्टा टी, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर T माइनस 0 कितना होगा, T डिग्री सेल्सियस। तो उसके साथ साथ लेंथ भी चेंज हो रहा है, देयरफॉर लेंथ चेंज इन लेंथ कितना होगा, डेल्टा L इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो नाउ तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसके साथ साथ क्या हुआ, लेंथ भी चेंज हो रहा है, देयरफॉर कैन बी रिटन एज अ change in length is directly proportional with the change in temperature. Temperature change, length change, therefore can be written as the change in length
change in length which is directly proportional with the change in temperature। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या हो रहा है कि सपोज करें कि भाई इनिशियली इसका 20 सेंटीमीटर है और जो फाइनल लेंथ आ रहा है वो 30 सेंटीमीटर है। देन आफ्टर अगर हम ओरिजिनल लेंथ सपोज करते हैं कि भाई 50 सेंटीमीटर है, तो ये क्या सेम हिसाब से बढ़ेगा? नहीं, अकॉर्डिंग टू द लेंथ जितना बड़ा होगा उतना इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बड़ा होगा, तो लेंथ भी उस हिसाब से बढ़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, चेंज इन लेंथ वो किस पे डिपेंड करता है? अपने ओरिजिनल लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एल नॉट पे। Therefore, by combination of these two equations, we can write as a delta L change in length is directly proportional with the L naught into delta T। अगर proportionality symbol को निकालोगे तो put one constant that known as the alpha L naught into delta T, where alpha is known as the coefficient of linear expansion। ठीक है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल नॉट इंटू डेल्टा टी। क्या रहा इक्वेशन हमारा? डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट इंटू डेल्टा टी। वी नो दैट डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल कैन बी रिप्लेस बाय अल्फा इंटू एल नॉट इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट, minus to side change plus, therefore we get original length final length is equal to L naught plus alpha L naught into delta t। दोनों में से L naught कॉमन निकल जाएंगे, तो फिर क्या होगा? L naught इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू L। तो लिनियर एक्सपांड हो रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? L इज इक्वल टू L naught 1 प्लस अल्फा t। सिमिलरली अगर हम एरिया एक्सपांड कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा की जगह पे थोड़ा हम कांस्टेंट चेंज करते हैं बाय बीटा। सेम इक्वेशन हो गया फॉर वॉल्यूम। क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? अगर लिनियर एक्सपांशन होगा तो L इज इक्वल टू L नॉट L नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। सिमिलर दैट अगर एरिया चेंज होगा, एरियल एक्सपांशन होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल एरिया इज इक्वल टू ए नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। सिमिलर दैट फॉर द वॉल्यूम एक्सपांशन, ये एरियल एक्सपांशन, next one for the volume expansion। now tell me what is the unit of alpha beta and gamma? क्या हो सकता है? सोचिए, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सी यहाँ पे भी लिखा गया हुआ है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल नॉट इंटू डेल्टा टी। वहां से एक काम कीजिए, आप अल्फा को सब्जेक्ट बनाइए। क्या बनेगा? अगर अल्फा का सब्जेक्ट बनाएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एल डिवाइड बाय एल नॉट इंटू डेल्टा टी। पता चल रहा है? चलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चेंज इन लेंथ? मीटर में ही होगा। एल नॉट मीटर में लिया होगा तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, एमएम में होगा तो एमएम में। डेल्टा टी यानी केल्विन में हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। मीटर मीटर कैंसिल तो क्या होगा? केल्विन डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर इनवर्स में लिखा जाएगा केल्विन इनवर्स, और एल्स वी कैन नोट एज अ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, पता चल रहा है? तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा हो या बीटा हो या गामा हो? अगर अल्फा होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, गामा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट? डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। पता चल रहा है? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? नहीं मास है, नहीं टाइम है, नहीं कुछ लेंथ है, तो क्या होगा? डिग्री सेल्सियस एक ही है, तो थीटा रेस टू -1 लिख पाएंगे। ठीक है, ये हुआ लिनियर एक्सपांशन। अगर आपको पूछा जाए मोस्ट आईएमपी, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा एंड गामा, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा एंड गामा, तो क्या करेंगे? तो सपोज टेक वन क्यूब,
हैविंग इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, विच इज वी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, जब इनिशियल लेंथ एल नॉट हुआ तब। तो वॉल्यूम का इक्वेशन क्या होगा, वॉल्यूम क्यूब लिया गया हुआ है, सपोज किया हुआ है कि सपोज दैट एल लेंथ वाला हमने क्यूब लिया गया हुआ है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, v इज इक्वल टू लेंथ क्यूब, अगर इनिशियल होगा तो v नॉट इंटू एल नॉट क्यूब, और सिमिलर दैट अगर फाइनल वॉल्यूम होगा तो एल क्यूब, आफ्टर एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम चेंज होने वाला है, तो वॉल्यूम चेंज कितना होगा, v इज इक्वल टू एल क्यूब, ठीक है। तो यहां पे हम लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू एल नॉट क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, अगर फाइनल वॉल्यूम होगा तो v इज इक्वल टू एल क्यूब, ठीक है। चलो, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू, देखिए एल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एल का फॉर्मूला थोड़ा जगह बचा के लिखते हैं तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। सी फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब, ठीक है। यहां से थोड़ा हैंडराइटिंग चेंज किया तो आपको पता चलेगा। एल का फॉर्मूला क्या है, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब। चलो क्यूब को थोड़ा सेपरेट कीजिए, तो कैन बी रिटन एज एल नॉट क्यूब इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू क्यूब इज इक्वल टू वी। Now we know that the initial length q is replaced by initial volume, therefore we can write as a v naught in bracket 1 plus alpha into delta t cube, ठीक है। यहां पे थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करना है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सी आपको दिख रहा होगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू क्यूब, तो एक यहां पे थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करना है, बायोनोमियल थियरम। बायोनोमियल थियरम ये बोलता है अगर 1 प्लस एक्स रेज टू एन, अगर x की वैल्यू 1 से स्मॉल है और पावर n है, तो आपको ये लिखना है 1 प्लस पावर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा nx प्लस हायर टर्म हमको अभी नेग्लेक्ट कर लिए। तो सेम इक्वेशन ऊपर जो दिया गया हुआ है तो उसको कैसे लिख पाएंगे, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अल्फा डेल्टा टी इंटू क्यूब, दिस वन इज इक्वेशन नंबर, एक काम कीजिए 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4, ठीक है। ये 3 यहां से निकल जाएगा, 3 आगे मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 कंपेयर कीजिए, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू वी नॉट, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा रिप्लेस होगा बाय गामा, therefore we can return as a 3 alpha is equal to gamma, therefore alpha is equal to gamma by 3 डायमेंशनली वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, therefore gamma by 3 है। अगर हम सिमिलरली फॉर एरिया लिखना जाए तो एरिया का कांस्टेंट क्या है, बीटा, और कितना डायमेंशन है, 2 डायमेंशन, therefore बीटा by 2। therefore अगर कोई रिलेशन पूछे हमें तो क्या होगा, यहां पे लिख रहा हूं बॉक्स पे, अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। दिस इज द कॉमन रिलेशन बिटवीन द अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो वंस अगेन एक बार फिर से देखते हैं क्या किया था। पहले मैंने ओरिजिनल लेंथ था एल नॉट, फाइनल लेंथ आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर कितना हुआ एल, पहले इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, देन आफ्टर फाइनल T डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, therefore we can write as a change in length is equal to final length minus initial length, therefore change in length which is directly proportional with the change in temperature as well as directly proportional with the original length. By this combination of these two formula we can write as a delta L directly proportional with the L naught into delta T. Therefore delta L is equal to, put one constant that named by alpha L naught into delta T, but we know that what about the delta N, that's a change in length, and we have the formula L minus L naught is equal to alpha L naught delta T, माइनस जो साइड चेंज होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, therefore we can return as L is equal to L naught plus alpha L naught into delta T, ठीक है। तो यहाँ पे L naught कॉमन,
वी कैन गेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फॉर द लीनियर एक्सपांशन। अगर कोई डेफिनेशन पूछे लीनियर एक्सपांशन में क्या होगा, इंक्रीजेस लेंथ विथ इंक्रीजेस टेम्परेचर। ठीक है, तो सिमिलरली सेकेंड टाइप था एरियल एक्सपांशन। एरियल एक्सपांशन, ठीक है, तो एरियल एक्सपांशन क्या था, एरियल एक्सपांशन। तो सिमिलरली हमें लिखना है जहां पे ओरिजिनल लेंथ है वहां पे ए नॉट, जहां पे फाइनल लेंथ है एल वहां पे रिप्लेस करना है बाय ए। देयरफॉर वी कैन राइट एज ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। सिमिलर दैट थर्ड नंबर अगर हमें लेना हो तो कौन सा होगा, वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन क्या होगा, V is equal to V naught in bracket 1 plus gamma into delta t। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको कि भाई फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द अल्फा रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो हमें करना है, सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं क्यूब, ठीक है, जिसका इनिशियल लेंथ है एल। आफ्टर इंक्रीज इस टेम्परेचर इसका लेंथ वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा, इसका एरिया भी चेंज होने वाला है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब फॉर फाइनल लेंथ। V is equal to L is replaced by, we have the equation, क्या इक्वेशन है फॉर द लेंथ एक्सपांशन, L is equal to L नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब। ठीक है, थोड़ा सेपरेट कीजिए, V is equal to L नॉट क्यूब 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी होल क्यूब। ठीक है, V is equal to L नॉट क्यूब, लेंथ का क्यूब है, क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम V नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब। यहां पे हमें बायोनोमियल थियरम यूज करना है, क्या यूज करना है, बायोनोमियल थियरम यूज करना है। देखिए बायोनोमियल थियरम, तो वो क्या बोल रहा है कि अगर 1 है और x की वैल्यू 1 से वेरी लेस है और पावर n है तो हमें लिखना है 1 प्लस एन एक्स और हायर टर्म को हमें निग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो सिमिलर अगर हमें इसको लिखना है 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी क्यूब, तो क्यूब आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट एज 1 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। देयरफॉर वी गेट v इज इक्वल टू v नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। पता चल रहा है, उसको कंपेयर करते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, कंपेयर कर दो तो क्या मिलेगा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, देयरफॉर वी कैन राइट एज अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3। सिमिलर दैट फॉर द एरिया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2, बिकॉज ऑफ 2 डायमेंशन है, तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल रहा है अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लिख देते हैं 1। पता चल रहा है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा एंड गामा। एक बार और से पूरा पढ़ा दिया, कुछ भी डाउट हो तो देख लीजिए, आप कमेंट कीजिए और कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट ईयर एक कैलोरीमीटर। सी कैलोरीमीटर और कैलोरीमेट्री, कल भी यही बात हुई थी, थर्मोमीटर एंड थर्मोमेट्री, दैट्स अ डिफरेंट थिंग्स। थर्मोमेट्री क्या था, जो फिजिक्स है बिहाइंड द थर्मोमीटर, तो यहाँ पे भी सेम है। कैलोरीमीटर क्या करता है, हीट मेजरमेंट करने का पूरा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री क्या करेगा, वो एक वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस है जो हीट मेजरमेंट के लिए यूज होता है। पता चल रहा है, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो यहां पे हमें दो बॉडी दी गई हुई है, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, हैविंग मास m1 एंड m2। ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रहा है कि भाई हायर टेम्परेचर दिख रहा है T1 एंड T2 क्या दिख रहा है, लोअर टेम्परेचर, क्योंकि कहां से पता चल रहा है, heat will only travel from the higher temperature to lower temperature, therefore T1 is greater than T2। ठीक है, ये सिंपल सा फिगर दिख रहा है हमें ना। तो फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, वो सिंपल से थिंग बोल रहा है। सपोज कि ये पूरा आइसोलेशन वाला रूम है, अगर हीट लॉस्ट कर रहा हूं तो कोई तो गेन करेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि अगर हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, वो
इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, ठीक है। जितना हीट लॉस करेगा हॉट बॉडी उतना ही हीट गेन करने वाला है कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री दैट्स अ ब्रांच ऑफ द साइंस यूज्ड फॉर टू मेजरमेंट ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप दिए गए हुए हैं हीट के, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक दिया गया है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू द 1 डिग्री, ठीक है। हीट कैपेसिटी पता चल रहा है, तो हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट विच इज डिनोटेड बाय C इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड टू, किसका? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। पता चल रहा है Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। तो फिर यूनिट क्या हुआ? हीट का यूनिट जूल, m का kg, डेल्टा T का केल्विन। Therefore we can also written as a joule inverse, kg inverse and Kelvin inverse, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है स्पेसिफिक हीट। Then what about the latent heat? तो याद रखिएगा एक पॉइंट कॉमन है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट पे, याद रखिएगा जब भी चेंज इन टेम्परेचर हो तब होगा स्पेसिफिक हीट। लेटेंट हीट कब होगा? जब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। क्या होगा? जब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट absorbed or given out by the body during the change of the state while its temperature remain constant, while its temperature remain constant। मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एक काम कीजिए, -20 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसको मुझे कन्वर्ट करना है 120 डिग्री सेल्सियस। आइस है वाटर, 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलेगा? हमें वेपर मिलना है, ठीक है। मुझे कन्वर्जन करना है फ्रॉम द -20 डिग्री टू 120 डिग्री। तो पहले क्या होगा? तो पहले ये होगा कि भाई -20 डिग्री सेल्सियस जो आइस है वो टेम्परेचर चेंज करके कहाँ पे जाएगी? 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे। टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो तो क्या याद करना है आपको? स्पेसिफिक हीट। क्या याद करना है? स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या हो रहा है? मेल्टिंग, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेल्टिंग। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो फर्स्ट कन्वर्जन होगा स्टेट विदाउट चेंजिंग ऑफ स्टेट चेंज होगा, टेम्परेचर अब कांस्टेंट होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिलेगा वाटर, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले आइस था, उसको क्या करना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वो आइस टू वाटर में कन्वर्जन करने की ट्राई करेगा, उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे उसको? लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ 0 डिग्री सेल्सियस टू आइस टू 0 डिग्री ऑफ वाटर हो गया। अब क्या होगा? वो चेंज होके टेम्परेचर चेंज करेंगे, रेज करेंगे अप टू द 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे अब क्या होगा? वाटर टू स्टेट चेंज होगा। कब तक हम चेंज कर सकते हैं? वाटर जो लिक्विड पे है वो उससे कन्वर्ट होगा टू द वेपर, ठीक है। तो ये यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट क्या आ रहा है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाउ व्हाट? टेम्परेचर सेम रखिए 100 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो भी क्या होगा? वेपर, लेटेंट हीट ऑफ वेपर, लेटेंट हीट ऑफ वेपर। देन आफ्टर फिर से टेम्परेचर रेज कीजिए टिल 120 डिग्री सेल्सियस और उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। पता चल रहा है ये बहुत सी कॉमन सी चीज है, यही चीज मैंने यहाँ पे भी दिखाई गई हुई है बाय ग्राफ। पहले क्या था? -20 डिग्री सेल्सियस यानी डाउन पे था, ठीक है। उसको हीट रेज करेंगे, क्या करेंगे? फर्स्ट हमें -20 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस, दिख रहा है। फेस चेंज करेंगे, आइस टू आइसी है, लेकिन कौन से चेंज में होगा? आइस -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ, तो ये कौन सा हुआ? स्पेसिफिक हीट। क्या हुआ? स्पेसिफिक हीट, ठीक है। देन कुछ टाइम के लिए वो क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, टेम्परेचर सेम रहेगा लेकिन वो स्टेट चेंज करने की ट्राई कर रहा है। दिस पॉइंट पे क्या होगा? वो एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? वाटर में होगा।
तो उसके लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितनी होगी, 80 कैलोरी पर ग्राम और 334 किलो जूल पर किलोग्राम हो सकती है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर कोई पूछे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो पता होना चाहिए 80 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड 334 किलो जूल पर किलोग्राम। देन आफ्टर हमें क्या मिला, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर। अब तब तक हमें हीट रेज करना है, टेम्परेचर रेज करना है जहां तक वो वेपराइज में कन्वर्ट ना हो जाए। तो मुझे पता है और आपको भी पता है कि भाई कब उसका स्टेट चेंज होगा, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। दिख रहा है आपको, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। देयरफॉर अगर कोई पूछे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होगा, 100 कैलोरी पर ग्राम और 118.6 किलो जूल पर किलोग्राम, ये होगा स्पेसिफिक हीट। पता चल रहा है, हाँ कि ना। देन आफ्टर वो कुछ टाइम के लिए क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, लेकिन खुद का स्टेट चेंज करेगा। यहाँ पे क्या था, बॉइलिंग हो रहा था वाटर का, उससे चेंज हो रहा है भाई लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होने की ट्राई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इस ड्यूरेशन दिस टाइम टेम्परेचर कैसा रह रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कौन सा चीज होगा, लेटेंट हीट। और कोई पूछे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो रिमेंबर दैट 539 कैलोरी पर ग्राम और से 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। देन आफ्टर क्या होगा, फिर से टेम्परेचर रेज कीजिए, कब तक, अगर हमने एग्जांपल लिया था 1 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, पता चल रहा है, तो वहां पे भी क्या होगा, स्पेसिफिक हीट। पता चल रहा है, स्टार्टिंग विद द -20 डिग्री टू 120 डिग्री सेल्सियस। तो कोई पूछे भाई, खास करके ये मोस्ट आईएमपी ग्राफ है। ठीक है, हीट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, हीट वर्सेस टेम्परेचर का पूरा ग्राफ है, हीट वर्सेस टेम्परेचर का पूरा ग्राफ है, हीट वर्सेस टेम्परेचर कहां पे क्या हो रहा है, खास करके याद रखिए, ये वैल्यू भी याद रखिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम, 334 किलो जूल पर किलोग्राम। देन आफ्टर लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन 539 कैलोरी पर ग्राम एंड 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। कोई टेंशन नहीं है, जूल पर केजी है, यानी latent heat. Remember that latent heat which is denoted by L, that's a ratio of heat per mass. ठीक है, heat per mass तो यूनिट कितना होगा, अगर latent heat of fusion पूछे तो 80 कैलोरी पर ग्राम, और सिंपल दैट अगर आपको पूछे हीट ऑफ वेपराइजेशन तो क्या होगा, 539 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अगर हमें पता भी है कन्वर्जन 1 जूल इज इक्वल टू 4.186 कैलोरी, ये कन्वर्जन हम कर सकते हैं। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg। यहाँ पे भी कन्वर्जन करके मैंने पूरा आंसर लिखा गया हुआ है, 340 किलो जूल पर किलोग्राम, 22 किलो जूल पर किलोग्राम। दिस इज द ग्राफ बिटवीन द हीट वर्सेस टेम्परेचर। पता चल रहा है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा टॉपिक है, कैलोरीमीटर पता चल गया। कैलोरीमीटर क्या होगा, दिस इज द सिंपल ब्रांच ऑफ द साइंस दैट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट। ठीक है, जो मेजरमेंट ऑफ हीट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसको बोलेंगे कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का सिंपल सा प्रिंसिपल है भाई, जितना हीट लॉस्ट होगा एक बॉडी से, हॉट बॉडी से, उतना हीट गेन होगा बाय द कोल्ड बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट वन ये बोल रहा है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ हीट इज देयर, स्पेसिफिक हीट, और उसके ये भी बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और सेकंड वन इज लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं, हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass by 1 gram of substance through 1 degree Celsius. यानी capacity, heat capacity which is denoted by C, required of heat to raise the temperature of 1 gram of substance. ठीक है, तो उसका यूनिट क्या होगा, जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो उसको इसे भी लिख सकते हैं, जूल इंटू किलोग्राम इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट, यहां पे याद रखेगा स्टेट क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यहां पे ये याद रखना है, स्टेट चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एग्जांपल के साथ भी मैंने बात की, पहले ये पूरा अपने हैंड डिटेल से दिखा दिया कि भाई 20 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है वेपराइजेशन में, तो पहले प्रोसेस करना पड़ेगा -20 डिग्री सेल्सियस को पहले खींच के 0 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ेगा। दोनों कौन से फॉर्म में हो गए, आइस फॉर्म में हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा हीट होगा, स्पेसिफिक हीट। देन आफ्टर 0 डिग्री सेल्सियस टू
0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए, यानी लेटेंट हीट, ठीक है। तो आइस टू स्टेट चेंज होना चाहिए, ये स्टेट कौन सा होगा, वाटर में। देन आफ्टर कहां तक टेम्परेचर चेंज करो, जब तक स्टेट चेंज ना हो। तो स्टेट चेंज कहां पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे, किस में होगा, वेपर में। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक हीट। देन आफ्टर टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए, वेपर में से स्टेट चेंज करिए, वाटर टू, वाटर बॉइलिंग हो रहा है तो वेपराइजेशन स्टीम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लेटेंट हीट, ठीक है। अब कहां तक खींच के जाना है, अप टू दी 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज कीजिए, तो ये भी क्या होगा, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। दो स्पेसिफिक लेटेंट हीट हमें याद रखने, खास करके बोर्ड में भी कहीं पे भी आपको बहुत यूज होने वाली है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, 80 कैलोरी पर ग्राम और एल्स 334 किलो जूल पर किलोग्राम। सेकंड वन हीट ऑफ वेपराइजेशन 539 कैलोरी पर ग्राम और एल्स 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। दिस इज द सिंपल फंडामेंटल फॉर द हीट, पता चल रहा है। तो यहाँ हम खत्म कर रहे हैं पार्ट 2। उस पे क्या क्या कौन कौन सी चीज आ रही है कि भाई पहले थर्मल एक्सपांशन से हमने स्टार्ट किया। थर्मल एक्सपांशन क्या कर रहा है कि भाई ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस एक्सपांड हो रहा है विद द हीटिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया गया हुआ है कि भाई पहले टेम्परेचर नियर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस दिख रहा था, ठीक है। तो वहां पे आप देखिए कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसिंग है, देन आफ्टर टेम्परेचर रेज कर रहे हैं टिल 20 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो रहा है, दोनों इंटरमोलिक्यूलर जो स्पेस हो रहा है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज हो रहा है। सिमिलर दैट टेम्परेचर और इंक्रीज कर रहे तो भी यहाँ पे स्पेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस ऑलमोस्ट ऑल द सब्सटेंस एक्सपांड ऑन द हीटिंग, ठीक है। टेम्परेचर रेज करोगे तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड ड्यू टू दैट क्या होगा, कोई भी बॉडी एक्सपांड हो रही है। तो एक्सपांशन हो रहा है 3 टाइप में, एक तो लिनियर एक्सपांशन हो रहा है, एरियल एक्सपांशन हो रहा है और वॉल्यूम एक्सपांशन हो रहा है। तो लिनियर एक्सपांशन का मतलब क्या हुआ, लिनियर यानी वन डायमेंशनली एक्सपांड होना चाहिए, सिंपल बात करो तो। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, taking one rod having a initial length is L0 at 0 degree Celsius. After that increases temperature up to the T degree Celsius. What I see that length is increases up to the length L. Therefore, we can say that the change in length which is directly proportional with the temperature, because of temperature raise length भी क्या हो रहा है, increase हो रहा है। Therefore, second one we can say that it is changed according to the original length. Therefore, the delta L that is directly proportional with the L0. By the combination of these two formula, we can get delta L directly proportional to L0 into delta T. Put one constant, you will get the alpha, that known as the coefficient of linear expansion. Then what is the unit of alpha? Make a subject of it. We will get delta L upon L0 into delta T. Delta L L0 क्या होगा, मीटर बाय मीटर कैंसल आउट, देन रिमेनिंग व्हाट, डेल्टा टी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन, सेल्सियस रख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा, रेज़ टू -1। देयरफॉर द यूनिट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपांशन इज केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सिमिलर दैट अगर सेकंड एक्सपांशन है एरियल एक्सपांशन यानी 2 डायमेंशनली चेंज हो रहा है, तो रिमेंबर दैट क्या होगा, A इज इक्वल टू A0 इन ब्रैकेट 1 plus beta delta T. Beta, that's a coefficient of areal expansion, unit is remain same, कोई चेंज नहीं होगा। Similar that gamma V is equal to V naught in bracket 1 plus gamma delta T, where gamma is equal to coefficient of volume expansion, ठीक है। Now what, अगर आपको कोई पूछे भाई find out the relation between the alpha, beta and gamma, find out the relation between the coefficient of linear expansion, coefficient of वॉल्यूम एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, तो क्या करिए, तो पहले आप एक क्यूब लीजिए, टेक इट आउट वन क्यूब हैविंग अ इनिशियल लेंथ इज L0, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना आएगा, V0 इज इक्वल टू L0 इनटू क्यूब, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम हमें पता है लेंथ क्यूब, ठीक है। आफ्टर दैट इंक्रीजेस टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम होगा V इज इक्वल टू L क्यूब। तो हमारे पास एक्सपांशन का फॉर्मूला है फॉर द लिनियर, L इज रिप्लेस्ड बाय L0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी क्यूब। तो वहां से क्या हो रहा है, सेपरेट कर रहे हैं। देन आफ्टर L0 क्यूब इज रिप्लेस्ड बाय V0, L0 क्यूब इज रिप्लेस्ड बाय V0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी क्यूब। तो यहाँ पे एक बायनोमियल थ्योरम यूज करना है, उस पे क्या है 1 प्लस x रेज़ टू पावर n। अगर x 1 से वेरी स्मॉल है देन n को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस nx। देयरफॉर वी गेट
1v plus v नॉट इन ब्रैकेट 1 plus 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब कंपेयर कीजिए 3 अल्फा और गामा कंपेयर होगा, देयरफॉर गामा इज इक्वल टू क्या होगा 3 अल्फा। अल्फा को सब्जेक्ट बनाइए, अल्फा इज इक्वल टू गामा डिवाइड बाय 3, सिमिलर दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2। ओके, लेट्स मूव ऑन विद द चेंज इन लेंथ। तो यही सिंपल, ये पूरा मैंने आपको वन मोर टाइम पढ़ा दिया कि भाई कैसे आपको करना है, क्या करना है, ये पूरा एक ही स्लाइड पे दिखाया गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर था कैलोरीमीटर। कैलोरीमेट्री दैट्स द ब्रांच ऑफ साइंस दैट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द हीट। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या है कि भाई जितना हॉट बॉडी हीट लॉस्ट करेगा उतना ही कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड द लेटेंट हीट? स्पेसिफिक हीट ये बोल रहा है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास, यानी 1 ग्राम ऑफ substance through 1 degree. Therefore specific heat which is denoted by C is equal to Q divide by M into delta T. Then what is the unit of specific heat? Joule per kilogram Kelvin. ठीक है, now what about the latent heat? specific heat और latent heat में एक ही चीज याद रखना है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन स्टेट कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे लेटेंट हीट पे क्या करना है, स्टेट चेंज होगा, टेम्परेचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो उसके लिए हमने ये पूरा एग्जांपल यहाँ पे देखा हुआ है। ठीक है, पहले -20 डिग्री सेल्सियस पे था, -20 डिग्री सेल्सियस पे था, वहां से हीट इंक्रीज हो रहा है अप टू 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर। टेम्परेचर चेंज होगा, तो इसके बीच में क्या होगा, स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो लेकिन यहाँ पे स्टेट चेंज होगा फ्रॉम आइस टू वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ द फ्रीजर कितनी है, 80 कैलोरी पर ग्राम और 314 किलो जूल पर किलोग्राम। देन आफ्टर इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए टिल स्टेट वाटर टू लिक्विड ही है, लेकिन टेम्परेचर चेंज करना है। ठीक है, कब तक, जब तक वो बॉइलिंग और अदर थिंग ना हो। ठीक है, देन आफ्टर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा 100 डिग्री टू 100 डिग्री, लेकिन वाटर टू लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होगा वापस टेम्परेचर, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो कितना है, 539 कैलोरी पर ग्राम, 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। देन आफ्टर वापस टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वहां पे स्पेसिफिक हीट आने वाली है। आई होप के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके होंगे। जब तक थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में जितनी भी प्रॉपर्टी मेन है वहां की सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो रही है। रिमेंबर दैट स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट थर्मोडायनेमिक में बहुत यूज होने वाली है, तो यहां से थोड़ा रिमेंबर रखिएगा। और ये मोस्ट टाइप की ग्राफ है हीट वर्सेस टेम्परेचर का। ठीक है, तो आप कहीं पे भी दिक्कत हो, कहीं पे भी लिखना हो, पोस्ट कीजिए, लिखते रहिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो मेल आईडी पे आप कर सकते हैं और यहाँ पे कमेंट पे भी डाल सकते हैं सर यहाँ पे कुछ डाउट है, तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ पार्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थैंक यू।